कि जो लोग कर रहे हैं विकास हुआ है, तो क्या चीज का विकास हुआ है? न एक अच्छा सर्जन है, न यहाँ का डॉक्टर है, न यहाँ कान का डॉक्टर है। ये लोग अपना वोट सोच समझकर एक जगह दे देते हैं और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। नीतीश बाबू का जवाब आरजेडी थोड़े ना देगा, ना बहुजन देगा। वो तो नीतीश बाबू अब क्यों कह रहे हैं कि पटना जाना पड़ेगा। चुनाव भाजपा यहाँ से जीती नहीं है, यहाँ से तो आरजेडी का बोलबाला रहेगा। लालू जी के सरकार में रहते हुए जितना विकास रामगढ़ विधानसभा में है लौक रहा है जगदेव बाबू का। रामगढ़ में जितना विकास जगदानंद किए हैं, इतना विकास कोई नेता हुआ है बहुत, लेकिन कोई कर नहीं पाया। नहीं कर तो फिर मुसलमान जाएगा किधर? उसके लिए नोटा तो विकल्प खुला ही हुआ है। जन स्वराज और निर्दल यहाँ तकरीबन बराबर। एक लेगेसी तो रही है जगता बाबू की यहाँ पर, एक कद रहा है उनका। तो क्या उस कद का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जो आदमी 4 साल 5 साल मेहनत किया है, चुनाव की तैयारी किया है, अगर दरकिनार करते हैं तो वो लड़ेगा। नमस्कार। अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और यह 4 सीटों का गणित आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के बहुत किस आंकड़ों को समझाएगा। एक नई नवेली पार्टी जन स्वराज अपना दम भर रही है और वो भी बता रही है कि हम इस चुनाव में अपने ट्रेलर दिखा रहे हैं और चारों विधानसभा सीटों को हम जीत कर दिखाएंगे। इस दरमियान एक बहुत हॉट सीट और कहा जाए तो पटना के बाद अगर राजधानी कहीं है तो रामगढ़ है, जो कैमूर जिले में है। और यहाँ हम आए हैं और कहा यह जाता है कि यहाँ के मिट्टी मिट्टी में राजनीति है और हम लोग देखने जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे दर्शकों आपके साथ यहाँ के चुनाव का समीकरण क्या बैठेगा और चुनाव में मुद्दे क्या क्या होंगे और लोगों का क्या इसमें कहना है। यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में हम आपको बता देते हैं कि अशोक कुमार सिंह है, एनडीए से है, अजित कुमार सिंह है, इंडिया अलायंस से है, सतीश कुमार यादव है बसपा से। और कहा यह जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि जन स्वराज सुनील कुशवाहा को टिकट देने वाली है, लेकिन आज चूंकि उनका टिकट का घोषणा था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि वो अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसको दिया जाए सीट देने वाले, लेकिन जन स्वराज लड़ेगी। इस क्रम में हम लोग बात करना चाहेंगे और हम बैठे हैं, एक चाय की दुकान है और हम बैठे। हमारा पहला ये सवाल है कि एक गणित आप हमको समझाइए कि जो राजद के प्रत्याशी हैं वो अंबिका यादव के भतीजे हैं और अंबिका यादव राजद के प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी जो है सतीश कुमार यादव अंबिका यादव के भतीजे हैं। और अंबिका यादव और जगदानंद सिंह का करीबी मामला रहा है, बड़ा एक दूसरे के मतलब चहेते लोग थे। आखिर कौन सा गणित आया कि अंबिका यादव का परिवार अलग लड़ रहा है और जगता बाबू का परिवार अलग लड़ रहा है? देखिए, उसमें मेन चीज है कि आजीवन अंबिका यादव पूर्व एमएलए आजीवन राजद का सेवा की। अब रहा सवाल कि उनको फर्स्ट में टिकट दिया गया, जो री चुनाव जिसको कहते हैं, उसमें यहाँ के यादव बिखरे हुए थे, बिल्कुल राजद के विरोध में थे। तो टिकट इसलिए दिया गया था कि 6 महीना साल भर का ये चुनाव है, इसमें हार जाएंगे फिर हम अपना यादव से मुक्ति पा करके और अब रिमर करेंगे कि मैंने यादव को हम टिकट दिए, नहीं जीत पाए तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ का यादव इतना मुस्तैदी से पेश आया कि वोट दिया, लेकिन कुछ बैकवर्ड और यादव वोट दिया, यहाँ फॉरवर्ड वोट उनको नहीं मिला। मतलब अंबिका यादव को इसलिए नहीं मिला कि जगदा बाबू यहाँ वोट पाते थे 55 है और वही सीट पर जब अंबिका यादव लड़े तो उनको 25,000 वोट मिला। संयोग से चुनाव जीत गए, इतना वोट का बंटवारा हुआ कि उसमें ही सक्षम हो गए, चुनाव जीत गए। जीतने के बाद तो जीत गए तो टिकट क्लियर हो गया। पुनः जब चुनाव लड़े तो 33,000 पर चुनाव जीत गए, बात बन नहीं पाई और सुधाकर बाबू जाकर भाजपा से चुनाव लड़ गए। आप जानते हैं, नहीं बर्दाश्त हुआ इन लोगों से। इसके बाद अब मिल करके लोग चुनाव हारा है। मतलब हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि अंबिका यादव का बढ़ना, नहीं जो जहाँ से विवाद चालू है वही बात बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं दर्शकों को, समझा रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि अंबिका यादव का राजनीतिक कद बढ़ना यह सुधाकर सिंह और उनके पिताजी जगता बाबू को नागवार गुजरने लगा और इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। चूंकि अति पिछड़ा बैकवर्ड समाज का इतना दिल से सेवा किए कि इनका ग्राफ बढ़ने लगा तो राजनीति में काल होने लगा। वो लोगों को
बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि टिकट साल भर पहले ये लोग दरकिनार करने लगे, यानी अंबिका बाबू को जब दरकिनार करने लगे तो जो आदमी 4 साल 5 साल मेहनत किया है, चुनाव की तैयारी किया है, अगर दरकिनार करते हैं तो वो लड़ेगा, वो घर नहीं बैठेगा। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। अंबिका बाबू नहीं बर्दाश्त कर पाए, पवन कुमारी मायावती से जाकर अपनी गुहार लगाए, बात सुन गई, उनको लगा कि नहीं ये वाकई में गरीबों का मसीहा है। ठीक है, गरीबों का मसीहा राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुहावरा है, और बात गरीबों की करते करते लोग खुद अमीर हो जाते हैं। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, वो भी अपना बिसात बिछा रही है, क्या लगता है आपको? हमको ये लग रहा है कि जन स्वराज और निर्दल यहाँ तकरीबन बराबर कोई यहाँ अभी कोई केवल हवा भर है, और जो अगुआ है उनका प्रशांत किशोर जी, उनको देखने के लिए लोग। एक चीज हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपका? मेरा नाम असलम अंसारी है। आप हमको ये बताइए कि एक लेगेसी तो रही है जगता बाबू की यहाँ पर, एक कद रहा है उनका, तो क्या उस कद का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? कभी भी मिला है और मिलेगा, उनके काम के बदौलत। अच्छा। विकास के बदौलत। अच्छा। और लंबा समय से वो सत्ता में रहे हैं, लालू जी के सरकार में रहे हैं, और लालू जी के सरकार में रहते हुए जितना विकास रामगढ़ विधानसभा में है लौक रहा है, जगदेव बाबू का लौक रहा है। कुछ समय के लिए कुछ लोग आए, 5 वर्ष अशोक बाबू आए, और 2.5 वर्ष अंबिका बाबू आए, और उसके बाद 5 वर्ष आए, लेकिन काम नहीं दिखा जो दिखना चाहिए। अब तक जो रामगढ़ विधानसभा में कॉलेज है, या समझ लीजिए शिक्षा का है, या स्वास्थ्य का व्यवस्था है, या ये नवोदय विद्यालय है, या जिस समय रामगढ़ पर पूरे बिहार में बिजली नहीं कम होती थी, लोग तरसते थे, उस समय बिजलिया बाबा जगदा बाबू के कहलाते और बिजली का प्रबंध करते थे। उसमें कहीं से उनका विकास और जिस तरह का उनका रामगढ़ में व्यवस्था रहा है वो सही ढंग का रहा है, और सारे लोग को बराबर लेकर चले हैं, किसी को छोटा बड़ा नजर से नहीं देखे हैं। मतलब आपका बातों से हम ये समझे तो ये हम समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में आरजेडी का भी दमखम दिखेगा। देखिए, समय आता है, कभी कभी समय था अंबिका जी का बहुजन को सीट निकालने का, वो समय चूक गया, समय बार बार नहीं आता। तो वजह क्या है समय छूटने का? वो समझ लीजिए कि यादव बिरादरी वोट किए, भाजपा बसपा को भी है, आरजेडी को किए, लेकिन उतना नहीं बसपा पर चढ़ पाए कि मान लीजिए कि बसपा कम से कम 7-8 हजार वोटों से लीड करे। 189 वोट से सुधाकर जी चुनाव जीते, वो कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन वही लोकसभा चुनाव में वही सुधाकर सिंह 10,000 वोटों से यहाँ से जीतने का काम किया है रामगढ़ विधानसभा में। लोकप्रियता बढ़ा तब तो 10,000 वोट से जीते, लोकप्रियता में कमी होता तो समझ लीजिए कि नहीं ना जीतते। ठीक है, ये बताइए कि पहले आप अपना नाम बताइए और हमें बताइए कि इस बार उपचुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, बच्चन लाल मेरा नाम है। हम तो बराबर बाजार में नहीं रहते हैं, यही लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों का राय लिए बनी भी है। अच्छा, ये बताइए हमको, आप अपना वोट डालते हैं कि नहीं? हाँ, डालते हैं। सरकार चुनते हैं कि नहीं? हाँ, चुनते हैं। तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, कहे का मतलब हम देखिए हम लोग बोलना आप ही को पड़ेगा। बताइए क्या मुद्दा है? देखिए, हम लोगों का रामगढ़ में जितना विकास जगदानंद किए हैं, इतना विकास कोई नेता हुआ है बहुत, लेकिन कोई कर नहीं पाया ना। समझिए, हम लोग भी विकास के चलते जगदानंद पे बैटिंग। हाँ, इतना बोल रहे कि बोलेंगे नहीं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा दीनानाथ यादव नाम है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा इस बार जो है रहेगा विकास का। विकास जो लोग रहे हैं प्रतिनिधि,
उनसे नहीं अब हो पाएगा। आज के वर्तमान स्थिति में बसपा का सतीश जी पर ही लोग जो है ध्यान लगाए हुए हैं। ये आएगा नौजवान, तो नौजवानों के लिए या विकास के हर कार्यों को जो है मुस्तैदी से पूरा करेगा। एक सवाल और पूछे आपसे हम, क्या कहिए? देखिए पिछले बार चुनाव में बसपा 1 सीट जीती थी और भी पलटी मार गए, इनका क्या गारंटी रहेगा? होता रहता है, मशरफ अपना अपना है, लेकिन सतीश जी वैसे में नहीं है। चुनाव जीतेगी भाजपा तब ना यहाँ से पलटी मारेगी। मतलब चुनाव जीती नहीं रही है, चुनाव भाजपा यहाँ से जीती नहीं रही है, यहाँ से तो आरजेडी का बोलबाला रहेगा। जब उस समय राजद जब जीती थी उस समय राजद का परिस्थिति कुछ और था। वहाँ पे यादव वोट भी हमसे खसक गया था, वहाँ पे बहुजन जब हमसे पीछे थी तो वहाँ पे कुशवाहा का वोट भी उनको मिला था, यादव का वोट भी मिला था, बहुजन का वोट मिला था। जब नहीं जीती तो इस समय तो हम लोग राजद यहाँ पे MP भी सुधाकर सिंह बन गए हैं, ऊपर से यहाँ पे मुकेश सहनी आ गए गठबंधन में, मलाह बिन का भी वोट इनको मिल रहा है, फिर सौर समाज का वोट मिल रहा है राजद को। राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति का वोट इनको मिल रहा है। अच्छी बात। एक चीज और, हाँ हाँ बोलिए। हम कोई जाति विशेष ना, हम मलाह जाति से है। अच्छा, ये नहीं है कि हम वो हमें आपकी जाति से मतलब भी नहीं है। होता है ना कि समीर का होता है ना कि कोई बोलता है कि यादव समाज से होंगे तो इनको सपोर्ट करते हैं, राजपूत समाज को अपना बिरादरी देकर सपोर्ट, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और हमारे जहन में आ रहा है। प्रश्न मेरा ये है कि अगर देखा जाए तो राजनीति जो है वो बिहार की राजनीति जाति पर केंद्रित होती है और सबको अपना अपना जातिगत समीकरण बैठाता है। रामगढ़ उपसभा चुनाव में 2 राजपूत जाति के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा? और दोनों मजबूत पार्टी से, एक भाजपा से और एक आरजेडी से। देखिए, चाहे राजपूत समाज के 5 कैंडिडेट लड़े, उससे कोई फायदा नहीं है हम लोगों को। इसलिए फायदा नहीं है कि वो लोग अपना वोट सोच समझकर एक जगह दे देते हैं और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। चूंकि कुछ यादव है कि लालू जी को देख रहे हैं, वहीं ताकते रह जाएंगे और इधर अशोक सिंह लड़ाई में आ जाएंगे या ज्यादा वोट पा लेंगे, तो बुर्बक हम लोग बैकवर्ड समाज के लोग बन जाते हैं। चूंकि वो लोग तो अपना वोट एक जगह दे देते हैं, तो यहाँ 5 राजपूत लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बार हम आपसे पार्टी की बात नहीं कर रहे, अपनी बात ऊपर नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं कि 20,000 से नीचे से बसपा चुनाव नहीं जीतने कम जा रही है। ये हमारा दावा है। तो गणित क्या है आपके? गणित हमारा है, हम लोग देखिए एक वो जात को छोड़ करके हम लोग हमको हर जात का वोट मिले, हर जात। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि एक पूरे बिहार में बसपा 1 सीट जीती और वो भी दल बदल ली है, क्या गारंटी रहेगा कि आपका कैंडिडेट? बिल्कुल गारंटी है। अमिका यादव जब मान कर चलिए कि 40 साल केवल जगदा बाबू के देख रेख में और राजद में रह गए, तो क्या बसपा में नहीं रह सकते हैं? ऐसा इतिहास रहा है अमिका बाबू का। क्या नाम है आपका? हमारा हनीफ अंसारी नाम है। क्या समझ क्या रहे हैं आप? हमारे दर्शकों को आप अपने नजरिए से समझाइए कि इस बार रामगढ़ का उपचुनाव जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण माना जाए पूरे विधानसभा को लेकर। देखिए, अभी तो जितने लोग चुनाव में कैंडिडेट बन के आए हैं या जो भी पार्टी है, ये मुसलमान के बारे में इनका क्या नजरिया है ये लोग स्पष्ट करेंगे, तब ना हम लोग कोई बात करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी इन लोगों का नीति स्पष्ट नहीं है मुसलमानों के प्रति, तो हम लोग क्या बात इन लोगों के प्रति करेंगे? आप हमें ये बताइए कि एक मुसलमान पार्टी या सरकार से चाहता क्या है? वो अपना बात रखने के लिए चाहता है, अपना कैंडिडेट वो चाहता है, अपना मान सम्मान वो चाहता है। ये चीज मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को या आपके समाज से कोई कैंडिडेट यहाँ उतारा नहीं गया? नहीं, किसी दल ने नहीं उतारा है। तो फिर मुसलमान जाएगा किधर? उसके लिए नोटा तो विकल्प खुला ही हुआ है। सही में? हाँ, पक्का 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 है, कोई गलत थोड़े है। उसके लिए ना चुनाव आयोग नोटा बनाया है। इतनी राजनीतिक जागरूकता आएगी कैसे? आएगा तो समय आ जाता है तो आ जाता है लोगों में। एक सवाल पूछे और आपसे, मैं बड़ा दिन से इस सवाल को पूछना चाहता था। अगर भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो लगभग 2000 वर्षों तक मुसलमानों का शासन रहा है। मानते हैं इस बात को?
राजा महाराजा जमींदार, आज मुसलमानों की स्थिति खराब क्यों है? खराब इसलिए है, उस समय जो है राजा महाराजा अपने बल और अपने दम पर लड़ करके अपना जो है राज्य बनाते थे, राजा बनते थे। आज जो है इन लोगों का मैनिफेस्टो ये चल रहा है कि मुसलमान को हर दल से किनारे किया जाए, इनका कोई न पार्लियामेंट में आदमी जाए न इनकी बात रख सके, न कोई विधानसभा में जाए इनकी बात रख सके। तो हमारा जब कहीं से न विधानसभा में जाएगा न पार्लियामेंट में जाएगा तो मुसलमानों की बात को रखेगा, तो उसके हक और अधिकार की बात करेगा, तो ये लोग तो कभी नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी आए हैं। अरे कहे आप बोल दीजिए माइक में कि नहीं बोले? नहीं क्या बोल रहे हैं, पूछिए तब। अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप बोलिए। पूछिएगा दो बात बोल आप बताइए कि किसी भी जब हम शादी करते हैं या कोई काम करते हैं तो एक प्लानिंग करके करते हैं। हम इस बात की प्लानिंग नहीं करते कि हम कब बीमार होंगे। सब लोग बता रहे हैं कि पूर्व के नेताओं ने बहुत विकास किया है। आपके यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या जो सरकारी अस्पताल है उसमें किन किन रोगों का इलाज हो जाएगा और कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध होंगी वहाँ पर? यहाँ जनरल उपचार होता है, यहाँ पर तो बहुत, मान लीजिए अभी अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा आपको तो यहाँ कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार खांसी यही सब क्या है दवा। सब लोग बोल रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। विकास कहाँ है बताइए? विश्वास केंद्र है, आप बता रहे हैं यहाँ पे कोई बड़ा बीमारी है, कोई यहाँ इलाज नहीं है, न यहाँ कोई सर्जन है, न कोई बढ़िया फिजिशियन है। किस चीज का विकास हुआ है, क्या चीज का विकास हुआ है उसको बताया जाए। तो हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि जो लोग कह रहे हैं विकास हुआ है तो क्या चीज का विकास हुआ है? न एक अच्छा सर्जन है, न यहाँ का डॉक्टर है, न यहाँ कान का डॉक्टर है, न यहाँ दांत का डॉक्टर है, तो विकास क्या चीज का हुआ है? फिर बताइए जी क्या चीज का विकास हुआ? यहाँ पहले से कुछ नहीं था, जो पुराना अस्पताल था उसमें एकदम जीरो पर था। लेकिन जगदा बाबू जब हुए तो नया रेफरल अस्पताल बनाए यहाँ पर, और जहाँ कुछ नहीं है लेकिन आदमी को कम से कम रोक कर और कम से कम यहाँ से बनारस तक जाने की सुविधा है। अब वो भी सुविधा खत्म हो गया, अब आपको पटना जाना होगा। अब तो रेफर में पटना जाना वो पड़ेगा। तो नीतीश बाबू का देना, नीतीश बाबू का जवाब आरजेडी थोड़े ना देगा, ना बहुजन देगा। वो तो नीतीश बाबू अब क्यों कह रहे हैं कि पटना जाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जाना, तो नीतीश बाबू ने बताएंगे कि हमको नजदीक है, जजमेंट 80 किलो 70 किलोमीटर होगा, हमको 250 किलोमीटर दूर ले जाए। तो ये सवाल का जवाब नीतीश बाबू देंगे कि क्यों इतना रोगी को लंबा दूर खींचने का काम कर रहे हैं। चलिए दर्शकों, अभी आगे भी चौक चौराहे पर हम जाएंगे और इसी तरीके से हम लोगों के मन को टटोलेंगे और सवाल पूछेंगे और आपको हम यथास्थिति से रूबरू कराएंगे कि इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है।